नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला पानीपत में। इस समय हम आपको लाइव प्रसारण कीर्तिभूमि न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। मैं संदीप कुमार गोयल कीर्तिभूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 2 में। बात की जाए जहां हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। आखिरकार वार्डों के अंदर कितना विकास कार्य हुआ पूरे हरियाणा में, एक सर्वे चला हुआ है। हमारी टीम लगातार सर्वे कर रही है। किसने विकास कार्य किए, किसने जो फंड आए करोड़ों रुपए के गोलमाल किया, लोगों की भी आपको सुनवाएंगे, गलियां भी दिखाएंगे, कचरे के ढेर भी दिखाएंगे, तमाम वो पानीपत की तस्वीरें दिखाएंगे जिससे आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आखिरकार जब 2014 के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जब कमान संभाली तो उनका कहना था कि गांव हो, कस्बा हो, सबको समान रूप से पैसा दिया गया है और लगातार विकास कार्य करवाया गया। वार्ड नंबर 2 में हम पहुंचे हैं। अगर पार्षद पवन की बात की जाए तो लोगों का भी तकरीबन कहना था अच्छे तरीके से सुनते हैं, अच्छा विकास कार्य किया है। लेकिन कुछ फोटो हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि विकास कार्य हुआ है तो क्या हुआ है। हमारे साथ तो वार्ड नंबर 2 के पार्षद जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहिए। सर, सबसे पहले आपका कीर्तिभूमि न्यूज में स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को सबसे पहले आपका नाम, आपकी वार्ड की संख्या। सर्वप्रथम तो मैं कीर्ति न्यूज़ के छायाकार बंधु एवं आपका पत्रकार मोते मेरे इस वार्ड नंबर 2 के कार्यालय में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं पवन गोगलिया, नगर निगम पार्षद, वार्ड नंबर 2 पानीपत। जिस समय सर आपने चुनाव लड़ा उस समय आपके बराबर में कितने उम्मीदवार थे? सर, जिस समय चुनाव लड़ा गया हम टोटल 6 कैंडिडेट थे सर। जी। कितनी वोटों से सर आपकी जीत हुई? मैं 1749 वोटों से जीता हूँ। सर, आपकी वार्ड की जनसंख्या कितनी है? मेरे वार्ड की जब हमारा चुनाव हुआ 30,165 जनसंख्या। और वोट कितनी है सर? 12,165 हमारी वोट। भाजपा पार्टी कब ज्वाइन की सर आपने? मैंने सर 2013 में, सितंबर 2013 में मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो हम नहीं कह सकते निस्वार्थ जुड़े हुए थे, क्योंकि 2014 में सरकार आई तो उससे पहले ही आप भाजपा में थे। जी सर, मैंने एक्चुअली में सर मैंने 2013 में जब पहला नगर निगम पानीपत का चुनाव हुआ तब मैंने वार्ड नंबर 6 से चुनाव फाइट किया था निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। एससी वार्ड था वो, और ये भी एससी वार्ड था, रिजर्व वार्ड था। तो मैं वहाँ पर 200 वोटों से हार गया था। उसके पश्चात मैंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था प्रकट करी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया। पार्टियां तो और भी बहुत सी थी, लेकिन आपने भाजपा को ही क्यों चुना? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निरंतर किए जा रहे अथक प्रयास जो मैंने नोट किए उसको मैंने आधार बनाकर ही भारतीय जनता पार्टी को अपने जीवन काल में अपनाया है। आपके वार्ड में कितना पैसा आया, कितने करोड़ रुपए आया और क्या क्या विकास कार्य आपने अपने वार्ड में करवाए? जिस समय आपने चुनाव लड़ा था उस समय मेन समस्या क्या थी और आज समस्या क्या है और समाधान क्या किया गया? सर, सबसे बड़ी मेन समस्या मेरे वार्ड की गंदे पानी की निकासी की थी। मेरे गांव का जो पहले प्रारूप था हूर वाला, उसके सामने में बरसत रोड और पीछे देवी मंदिर रोड ऊंचाई करके बना दिए गए थे। ऊंचाई करके बनने से हमारा बीच का एरिया डाउन हो गया था और जितना भी बरसाती पानी था सारा यहीं रुक जाता था। अब उसको निकालने के लिए हमारे लोकल विधायक माननीय महिपाल ढांडा जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सब ने मिलजुल कर यहाँ पर पानीपत ग्रामीण की 79 कॉलोनीज़ में अमृत योजना को यहाँ पे लागू किया। उस अमृत योजना ने नीचे सीवर लाइन डालकर पानी की निकासी का परमानेंट स्थायी समाधान हमें करके दिया है। नशा एक अभिशाप है। अगर आज युवा वर्ग की बात की जाए, 14 वर्ष के जो नाबालिग बच्चे हैं, फ्लूड का, स्मैक का, गांजे का, अफीम का लगातार नशा बढ़ता चला जा रहा है। पंजाब के बाद कहीं ना कहीं हरियाणा भी सुर्खियों में रहा है। तो पानीपत की बात की जाए तो आपके वार्ड की क्या हालात है और इसके उपाय के लिए आपने नशा, ताकि युवा वर्ग दूर रहे, तो क्या कदम उठाए? सर, मेरे वार्ड के अंदर मोस्टली सभी आदमी लेबर कास्ट के कामकाजी आदमी हैं। सभी प्रवासी मजदूर यहाँ पर आके बसे हैं और यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर लगातार अपना काम करके अपने परिवार और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी व्यापक रूप से नशे का व्यापार नहीं है और ना यहाँ पे कोई यूज़ करता है। क्या हो गया, कोई 1-2% भाई साहब कोई शाम को कोई देसी शराब पी रहा है, % वो उनका निजी मामला है। पंजाब की तर्ज पे यहाँ पे मेरे पानीपत के एरिए में यहाँ पे इतना व्यापक रूप से कोई नशे का कारोबार। अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री जी एक गरीब परिवार से आए हैं, एक गरीब के बेटे थे। उन्होंने एक आयुष्मान कार्ड की बात की जाए, एक योजना चलाई थी अपने को देखकर कि ताकि कोई गरीब व्यक्ति इलाज के अभाव से ना मरे।
आपके वार्ड में आयुष्मान कार्ड के तहत कितने कार्ड बने और कोई पेंडिंग रह गया तो उसके लिए क्या? सर 2011 की लिस्ट में जितने भी मेरे साथियों के नाम आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में आए हैं उन सब के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, और जिन लोगों को भी आवश्यकता पड़ी है उस आयुष्मान कार्ड से उन्होंने लाभ प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री बहुत सारे मेरे लाभार्थी इससे वंचित हैं। आने वाले समय में जब हमारा यहाँ पे एक सर्वे शुरू होगा दोबारा से, तो उन लोगों के नाम भी उस लिस्ट में, आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा था 2022 के अंदर सभी के सर पर छत हो जो बिना मकान के हैं। आपके वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकान अलर्ट करवाए गए, या कड़ियों के मकान थे रिपेयरिंग के लिए कितने पैसे दिए गए, और कितने लोग अभी तक वंचित हैं ताकि 2022 खत्म होने वाला है? देखो सर, अभी पीछे मेरे ख्याल से 4 महीने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितना भी लोगों का फंड पास हुआ था उनके लेटर माननीय संजय भाटिया जी हमारे सांसद जी ने यहाँ पे लघु सचिवालय में उन सबको बुला के उनके लेटर्स उनको आवंटित किए थे। मेरे वार्ड में भी जिन लोगों के लेटर मिले थे उनको उनकी किस्तें मिल चुकी हैं और उनके मकान बन चुके हैं। और आगे ऑनलाइन हम जारी कर रखा है हमने फार्म भरने की, यहाँ पे सीधे अपना अटल सेवा केंद्र पे हम ऑनलाइन अप्लाई करवाते हैं, और इन फ्यूचर में बहुत जल्द ही माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा फार्म आवंटित किए जाएंगे। अभी फिर फार्म भरो और इनको हम पैसा PMAY के तहत। स्वच्छ भारत बात की जाए, मोदी जी ने 2014 में जब कमान संभाली थी, धारा 370 आतंकवाद पर चोट, 3 तलाक का मुद्दा, राम मंदिर का अयोध्या मुद्दा जो काफ़ी सालों से उलझा हुआ पड़ा था। जी। अब लोग कहीं ना कहीं ये बात पूछते हैं, चर्चा चलती है कि हम पार्षद से जानना चाहते हैं क्योंकि आप भी अब समय भाजपा पार्टी में है। जी। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र देश और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा, हाँ या नहीं? मैं सबसे पहले तो आपने एक सवाल, एक बात कही कि आप भारतीय जनता पार्टी में हैं। मेरी सांस जब तक चलेगी मैं भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सच्चा सिपाही बन के निरंतर कार्य करता रहूँगा। सबसे पहले तो ये बात। दूसरी बात कि आपने सवाल किया कि लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए हुए वादों का और किए हुए कामों का क्या असर है, आप तो कहना यही तात्पर्य है ना सर। अब आपके सामने सर धारा 370 हट चुकी है, 35 ही हट चुकी है। श्री राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण पूर्ण जोर से चल रहे हैं। बिल्कुल लोगों को मोदी जी के द्वारा किए हुए अपने वादे वो पूर्ण रूप से निभाते आ रहे हैं। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, भारत के भविष्य के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। और आपने दूसरा विषय क्या रखा था? जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ हिंदू राष्ट्र घोषित, क्योंकि सर वर्ल्ड के अंदर है ना सर, वर्ल्ड के अंदर है ना, रशियन चले जाइए, रूसी है, चीन चले जाइए, पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रत्येक देश अपने धर्म के साथ निर्वाह कर रहा है और चल रहा है। मैं भी आपके इस सवाल से पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, हो जाना चाहिए। जिस देश के अंदर जिस धर्म के मानने वाले लोगों की जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में है तो उनको पूर्ण रूप से अपने धर्म को मानते हुए एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। तस्वीरें आप देख रहे थे वार्ड नंबर 2 से। बात की जाए, हमारे साथ पवन पार्षद थे, उनका कहना है और उनकी मांग भी है और भारतीय जनता पार्टी में है कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर अगर बात की जाए सभी देश अपने अपने धर्म और प्रगति के हिसाब से चलते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक देश है जिसमें कोई किसी धर्म का नहीं और कोई बंधन नहीं। और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जरूर बनना चाहिए। जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, लोग रोजगार की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, आखिरकार प्रधानमंत्री जी की बात की जाए या भारत सरकार की बात की जाए तो किस प्रकार जब जनसंख्या बढ़ती है तो स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा, अपने मकान नहीं होंगे, आयुष्मान कार्ड पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और जब आप पार्टी की बात की तो उन्होंने कहा कि पंजाब की जो स्थिति है वह कुछ अलग थी। 5 राज्यों से 4 राज्यों में किस प्रकार भाजपा अपना झंडा परचम लहराती है। लोगों को तो कहना है कि आने वाले भविष्य के अंदर योगी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। एक बार जान लेते हैं, पार्टी का सवाल है कहीं ना कहीं इसमें। सर क्या कहना चाहिए, योगी जी यूपी में दोबारा फिर आए हैं, कहना है लोगों का कि आने वाला चेहरा प्रधानमंत्री का योगी का हो सकता है। सर ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें संगठन काम करता है। संगठन के द्वारा किए हुए फैसलों का
खुद बनने वाले को आभास नहीं होता है आज शाम को मैं क्या हूँ, कल मैं क्या हूँगा। तो ये एक अनिश्चित क्वेश्चन है सर, इसका मैं जवाब देने में असमर्थ हूँ। और संगठन जो फैसला लेता है भारतीय जनता पार्टी में देश के हित में लेता है, जो उचित होगा वो किया जाएगा, जो योग्य होगा उसे बनाया जाएगा। हम आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिली है, काफी दिन पहले मोहन भागवत और योगी जी की मीटिंग लगभग 40 मिनट की चलती है। उसके अंदर क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि पर्दे के पीछे और कहते हैं बंद कमरों में एसी के नीचे बैठकर क्या मीटिंग की जाती है, शायद पत्रकारों को भी नहीं बताया जाता। लेकिन हमारे सूत्र इतने मजबूत हैं कि आने वाले समय में चेहरा प्रधानमंत्री का योगी जी का होगा। कल फिर ये वीडियो रिप्लेस होगी। आने वाले समय में भविष्य में देखना योगी एक दिन देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। संदीप कुमार गोयल, पानीपत।